हेलो फ्रेंड्स, एग्री यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के हमारी रैपिड फायर सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे एग्रोनॉमी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू और उनके सॉल्यूशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू कलर टैग फॉर विच सीड टाइप। जो ब्लू कलर का टैग है वो कौन से सीड के लिए यूज़ किया जाता है? सर्टिफाइड, फाउंडेशन, रजिस्टर्ड और ब्रीडर। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा सीड का क्लासिफिकेशन। इसमें फर्स्ट सीड आता है हमारा न्यूक्लियस सीड। न्यूक्लियस सीड जो होता है उसकी जेनेटिक प्योरिटी होती है 100%। ब्रीडर सीड की भी जेनेटिक प्योरिटी 100% पाई जाती है। फाउंडेशन सीड की जो जेनेटिक प्योरिटी होती है वो होती है 99.9% और उसकी फिजिकल प्योरिटी होती है 98%। सर्टिफाइड सीड जो है इसकी में जेनेटिक प्योरिटी होती है इसकी 99%। अब कलर टैग की बात करें तो जो ब्रीडर सीड है, ब्रीडर सीड में गोल्डन येलो कलर का टैग होता है। जो फाउंडेशन सीड है, फाउंडेशन में वाइट कलर का टैग होता है। जो हमारा रजिस्टर्ड सीड है, रजिस्टर्ड सीड का जो कलर टैग है वो है पर्पल। और जो हमारा सर्टिफाइड सीड है, सर्टिफाइड सीड का रहेगा ब्लू। इसके बाद हमारा जो सर्टिफाइड फाउंडेशन सीड है इसको मदर सीड भी कहा जाता है। और सर्टिफाइड सीड जो ब्लू कलर टैग का है वही हमारे जो किसान हैं उन्हें सोइंग के लिए दिया जाता है। तो हमारे किसान को सोइंग के लिए कौन से कलर टैग का बीज दिया जाता है? ब्लू कलर का सर्टिफाइड सीड, जो कि 99% जेनेटिक प्योर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सर्टिफाइड सीड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंजर्वेशन मेजर्स ग्रेडेड बंडिंग इज सुटेबल फॉर लैंड हैविंग स्लोप। तो इसके लिए रहेगा 2 to 10%। अब हम देखते हैं हमारा जो सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स है वो दो टाइप के रहते हैं, एग्रोनॉमिकल मेजर्स, मैकेनिकल मेजर्स। एग्रोनॉमिकल मेजर्स कहाँ अपनाए जाते हैं? ये वहाँ एडॉप्ट किए जाते हैं जहाँ पर स्लोप लेस देन 2% होता है। मतलब जहाँ पर स्लोप 2% से कम रहेगा वहाँ पर हम एग्रोनॉमिकल मेजर्स अपनाएंगे। एग्रोनॉमिकल मेजर्स हमारे कौन से आते हैं? मल्चिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग और कंटूर कल्टीवेशन। कंटूर कल्टीवेशन में हमारा स्लोप कितना रहता है? कंटूर कल्टीवेशन जहाँ मतलब हमारा क्या होगा, स्लोप 2% से कम रहेगा। दूसरा टाइप होता है हमारा मैकेनिकल मेजर्स। मैकेनिकल मेजर्स कहाँ अडॉप्ट किए जाते हैं? जहाँ पर लैंड स्लोप जो होता है वो 2% से ज़्यादा होता है। कंटूर बंडिंग में लैंड स्लोप होता है 6% स्लोप, ग्रेडेड बंडिंग में 2 to 10% स्लोप, बेंच टेरेसिंग में 16 to 33% स्लोप, वर्टिकल मंचिंग अपनाया जाता है मैकेनिकल मेजर्स में। और जो जिंक टेरेसिंग रहता है, अगर 3 to 10% स्लोप है तो वहाँ पर जिंक टेरेसिंग अपनाई जाती है। इसके अलावा मैकेनिकल मेजर वेजिटेटिव बैरियर्स, ब्रॉड बेड एंड फरो सिस्टम और सब सोइलिंग सिस्टम कहाँ पर अपनाया जाता है? अपना मैकेनिकल मेजर्स, जहाँ पर स्लोप का क्या रहेगा? 2% से ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी ऑफ सेफ फ्लावर इज। सेफ फ्लावर की कौन सी वेराइटी फर्स्ट हाइब्रिड थी? CSH फर्स्ट, DSH फर्स्ट, GTH फर्स्ट या फिर CORH फर्स्ट। तो हमारी जो CSH फर्स्ट है ये भी फर्स्ट हाइब्रिड है, लेकिन किसकी है? ये सोरगम की। फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी ऑफ सोरगम कौन है? CSH फर्स्ट। ये डेवलप हुई थी 1964 में। DSH फर्स्ट जो है ये फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी अपने सेफ फ्लावर की, जो हमें क्वेश्चन में पूछा है। फर्स्ट और GTH फर्स्ट है, GTH फर्स्ट है, ये फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी है टोबैको की। जो हमारा तंबाकू है उसकी फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी है GTH फर्स्ट। और ये राइस की फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी है CORH फर्स्ट। ये डेवलप हुई थी 1994 में। तो फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी ऑफ राइस कौन है? CORH फर्स्ट। और हमें क्वेश्चन में सेफ फ्लावर की पूछा है तो सेफ फ्लावर की फर्स्ट है DSH फर्स्ट। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, प्रोटीन कंटेंट इन सोरगम। सोरगम हमारी एक सीरियल क्रॉप है, तो इसमें कितना प्रोटीन पाया जाता है? 10 to 12%, 11.5%, 6 to 7%, 10%। तो हमारी जो सोरगम है इसमें प्रोटीन परसेंट पाया जाता है 10 to 12%। इसके अलावा हमारी जो भी अदर सीरियल क्रॉप है उनमें हम देखते हैं कितना प्रोटीन परसेंट पाया जाता है। तो राइस में 6 to 7%, मेज में 10%, पर्ल मिलेट जो हमारा बाजरा है इसमें 11 to 12%, व्हीट में 11 to 12% और सोरगम में 10 to 12%। तो हम राइस को छोड़ दें और बाकी हमारे सीरियल क्रॉप देखें तो हम एक एवरेज निकाल सकते हैं कि 10 to 12% प्रोटीन हमारे सीरियल्स में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन फर्स्ट, 10 to 12% सोरगम में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिमूवल ऑफ
ऑल टॉप ब्रांचेस इन फोल्डर इज कार्ड। जो हमारे फोल्डर हैं उनमें जो भी ऊपर की ब्रांचेस होती है, टॉप ब्रांचेस, उनको हटाना, रिमूव करना क्या कहलाता है? रैपिंग, लूपिंग, पॉपिंग, पेगिंग। तो रैपिंग क्या है? रैपिंग एक सपोर्ट देने की प्रोसेस होती है और इसको अपनाया जाता है किसमें? हमारे शुगर केन में। शुगर केन में सपोर्ट देने के लिए कौन सी की जाती है? रैपिंग। लूपिंग जो है, लूपिंग हमारी लूसन से रिलेटेड है, मतलब हमारी जो फोल्डर क्रॉप है, चारे वाली फसलें, उनसे रिलेटेड है। ये जो रिमूवल ऑफ ऑल टॉप ब्रांचेस, ये क्या कहलाती है प्रोसेस? लूपिंग कहलाती है। पॉपिंग, पॉपिंग हमारी रिलेटेड है ग्राउंड नट से, जो हमारी मूंगफली है उससे रिलेटेड है हमारी पॉपिंग। पॉपिंग में क्या होता है कि इसमें जो मूंगफली जो अपनी ग्राउंड नट है उसका जो कर्नेल है वो क्या रह जाता है? खाली रह जाता है, मतलब इसमें दाना ही नहीं बन पाता। और ये किसकी कमी की वजह से होता है? तो ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। अगर कैल्शियम की कमी होगी तो जो मूंगफली की पोड है वो भर ही नहीं पाएगी, वो क्या रह जाएगी? खाली रह जाएगी। तो उसको अपन क्या बोलते हैं? पॉपिंग। और पेगिंग जो है ये भी हमारे ग्राउंड नट से रिलेटेड है। पेगिंग में क्या होता है कि फ्लावर से, फॉर्मेशन ऑफ पेग फ्रॉम फ्लावर, फ्लावर से पेग बना, उसकी जो सुइयाँ बनती है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पेगिंग। ये भी किस में होती है? ग्राउंड नट में। और जब पेगिंग हो रही थी उस टाइम पे हमें इसमें निंदाई गुड़ाई नहीं करनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सेकेंड, लूपिंग। जो फोल्डर की टॉप ब्रांचेस को रिमूव करना क्या कहलाता है? लूपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरिजिन ऑफ सोरगम इज अफ्रीका, सो टेल मी ओरिजिन ऑफ रेड ग्राम। जो हमारी ज्वार है उसका जो उत्पत्ति स्थान है वो सोरगम है। तो बताइए कि जो हमारी रेड ग्राम है, जो हमारी अरहर है, उसका ओरिजिन क्या है? इंडिया, अफ्रीका, चाइना, साउथ वेस्ट एशिया। तो जो हमारी सोरगम का अफ्रीका है, वैसा ही हमारी रेड ग्राम का भी क्या है? अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सेकेंड। इसके अलावा और भी हमारे सीरियल्स क्रॉप है, उनका सेंटर ऑफ ओरिजिन अपन देखते हैं। तो राइस का रहेगा साउथ ईस्ट एशिया, व्हीट का साउथ वेस्ट एशिया, ग्राम का साउथ वेस्ट एशिया, शुगर केन का न्यू गुयाना, मेज सेंट्रल अमेरिका मेक्सिको, टोबैको सेंट्रल अमेरिका, रेड ग्राम अफ्रीका, सोरगम पर्ल मिलेट इन दोनों का है अफ्रीका, सोयाबीन का है चाइना, मस्टर्ड का चाइना, काउपी का अफ्रीका, ग्राउंड नट का ब्राज़ील, मूंग का है इंडिया और कॉटन का क्या है? इंडिया। तो हमें क्या पूछा था? सोरगम का और सोरगम का दिया था, रेड ग्राम का पूछा था, तो उसका क्या है? अफ्रीका। लोग के द्वारा दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CRI स्टेज ऑफ इरिगेशन इन व्हीट। जो व्हीट है उसमें इरिगेशन की एक स्टेज होती है CRI, क्राउन रूट इनिशिएशन। ये किसके द्वारा दी गई थी? BL भारद्वाज, डॉक्टर SS बेंस, डोनाल्ड, डॉक्टर NG दस्ताने। तो जो CRI स्टेज ऑफ इरिगेशन है ये BL भारद्वाज के द्वारा दी गई थी। जो हमारा व्हीट है इसमें 6 स्टेज पाई जाती है इरिगेशन की, उसमें जो मोस्ट क्रिटिकल स्टेज है वो CRI होती है और इसको डिस्क्राइब किया था BL भारद्वाज ने। जो हमारे डॉक्टर SS बेन है इन्होंने क्रॉपिंग सिस्टम दिया था और जो डोनाल्ड है इन्होंने हार्वेस्टिंग इंडेक्स दिया था और डॉक्टर NG दस्ताने ने इरिगेशन एग्रोनॉमी दिया था। इरिगेशन एग्रोनॉमी जो टर्म है वो किसने दी थी? डॉक्टर NG दस्ताने ने। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अब हम देखते हैं हमारी व्हीट की जो इरिगेशन स्टेज है वो 6 होती है CRI, क्राउन रूट इनिशिएशन, टिलरिंग, जॉइंटिंग, फ्लावरिंग, मिल्किंग और डप स्टेज। जो CRI स्टेज है वो सोइंग के 21 दिन बाद आती है। टिलरिंग स्टेज सोइंग के लगभग 40 से 45 दिन बाद। जो अपनी जॉइंटिंग स्टेज है ये सोइंग के लगभग 60 to 65 डेज बाद आती है और जो अपनी फ्लावरिंग स्टेज है आती है 80 to 85 डेज। जो अपनी मिल्किंग स्टेज है ये 100 to 105 डेज बाद आती है और 115 to 120 डेज बाद आती है अपनी डप स्टेज। ये क्या है? इसकी आखिरी स्टेज। टोटल कितनी स्टेज पाई जाती है व्हीट में? 6 स्टेज। और CRI स्टेज को किसने डिस्क्राइब किया था? BL भारद्वाज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रोपोस्फियर इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ एटमोस्फियर एक्सटेंड अप टू हाइट ऑफ फ्रॉम द अर्थ सरफेस। जो ट्रोपोस्फियर है ये एटमॉस्फेयर, अपना जो वायुमंडल है उसकी सबसे नीचे वाली लेयर है, ये कितनी हाइट तक फैली हुई है अर्थ सरफेस पे? 8 किलोमीटर हाइट ऑफ ट्रोपोस्फियर एट पोलर रीजन, 18 किलोमीटर हाइट ऑफ ट्रोपोस्फियर एट इक्वेटर, 8 to 18 किलोमीटर और 50 किलोमीटर। तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसकी सबसे नीची लेयर जो ट्रोपोस्फियर है ये कितनी हाइट तक फैली हुई है? 8 to 18 किलोमीटर। इसमें हम देखते हैं जो एटमॉस्फेयर है हमारे, इसकी लेयर के बारे में हम देखते हैं।
तो जो ट्रोपोस्फीयर है ये 8 to 18 किलोमीटर तक फैली हुई है। स्ट्रेटोस्फीयर 8 to 18 से 15 किलोमीटर फैली हुई है। मीजोस्फीयर 50 to 80 किलोमीटर और थर्मोस्फीयर 80 to 160 किलोमीटर तक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अड़साली शुगर केन क्रॉप प्लांटेड ड्यूरिंग द मंथ्स। जो अड़साली शुगर केन है वो कौन से महीने में प्लांट किया जाता है उसको? फरवरी टू मई, दिसंबर टू जनवरी, जनवरी टू अप्रैल, जुलाई टू अगस्त। तो जो हमारी अड़साली शुगर केन होती है ये 18 मंथ्स की होती है, मतलब ये 18 महीने में परिपक्व होती है। इसको लगाने का टाइम है वो है जुलाई टू अगस्त, जुलाई के महीने में इसको लगाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा दिसंबर से फरवरी है या दिसंबर से जनवरी, इस टाइम पे हम इकसाली लगाते हैं। इकसाली जो है ये कितने, इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कितने दिन की रहेगी? 12 मंथ, मतलब 1 ईयर की। तो ये दिसंबर से जनवरी के टाइम पे लगाई जाती है। और एक हमारी होती है प्री सीजनल, जो कि 15 to 16 मंथ की रहती है और ये लगाई जाती है हमारी अक्टूबर से नवंबर के टाइम पे। तो प्री सीजनल कब लगाई जाएगी? अक्टूबर से नवंबर के टाइम पे, प्री सीजनल। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी, जुलाई से अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोरोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजर। जो हमारा पोरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, यह किसको मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है? रूट प्रेशर, इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर, डेप्थ ऑफ वाटर टेबल या फिर विंड डायरेक्शन। तो जो रूट प्रेशर है ये किसके द्वारा, जो जड़ दबाव रहता है ये मेजर किया जाता है मैनोमीटर के द्वारा। इंस्ट्रूमेंटल जो बिहेवियर है ये पोरोमीटर के द्वारा मेजर किया जाता है। डेप्थ ऑफ वाटर टेबल, डेप्थ ऑफ वाटर टेबल किया जाता है पीजोमीटर के द्वारा, पीजोमीटर। और जो अपना विंड डायरेक्शन है, मतलब वायु की जो दिशा है, ये विंड वेन के द्वारा। और एक और हमारी जो वायु की स्पीड है, विंड स्पीड को मेजर किया जाता है एनीमोमीटर के द्वारा, एनीमोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सेकेंड, इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर के लिए पोरोमीटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून इज कॉल्ड ग्रांड पीरियड ऑफ रेनफॉल इन इंडिया, कंट्रीब्यूट अबाउट 75% ऑफ टोटल रेनफॉल इंडिया। वो कौन सा मानसून है जिसे ग्रांड पीरियड कहा जाता है इंडिया में रेनफॉल का, बारिश का, और जिससे टोटल इंडिया की जो रेनफॉल होती है उसका 75% उसी मानसून से होता है? नॉर्थ ईस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून, साउथ ईस्ट मानसून, या बोथ ए एंड बी। तो जो हमारा नॉर्थ ईस्ट मानसून है इसको तो हम किस नाम से जाते हैं? रिट्रीटिंग मानसून, रिट्रीटिंग मानसून। ये आता है कब? हमारे 15 अक्टूबर के टाइम पे आता है और इसका विड्रोवल जो होता है वो 15 दिसंबर तक हो जाता है। इससे सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है वो तमिलनाडु में होती है। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा, मतलब जो 80% बारिश होती है वो किसके द्वारा होती है? नॉर्थ ईस्ट मानसून के द्वारा। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में भी इससे बारिश होती है। और टोटल रेनफॉल का जो 50% है, 15%, वो किसके द्वारा होता है? अपना नॉर्थ ईस्ट मानसून के द्वारा। साउथ वेस्ट मानसून जो है ये 1 जून को इंटर करता है इंडिया में और ये विड्रॉल होता है 1 सितंबर से विड्रॉल होना स्टार्ट होता है और 15 अक्टूबर तक ये पूरे इंडिया में विड्रॉल हो जाता है। इसे ही ग्रांड पीरियड ऑफ रेनफॉल इन इंडिया कहा जाता है। इससे टोटल 75% से ज़्यादा रेनफॉल जो होती है किससे होती है? साउथ वेस्ट मानसून से। नेक्स्ट है, एक होता है अपना इसके अलावा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है? ये वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में मूव करता है और ये दिसंबर से मार्च के टाइम पे आता है और जो थोड़ी बहुत बारिश होती है वो इससे भी होती है। इसको अपन मावठा के नाम से भी जानते हैं। इससे क्या होता है? क्रॉप में कभी कभी बहुत नुकसान हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? साउथ वेस्ट मानसून। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IWCP रेशो ऑफ ग्राम। ग्राम का IWCP रेशो कितना? 0.6। तो ग्राम का जो रहेगा वो क्या रहेगा? 0.6। इसके अलावा हमारी और भी जो क्रॉप है उनका IWCP रेशो हम देखते हैं तो राइस का रहेगा 1.2 जो कि सबसे हाईएस्ट है। व्हीट का 0.9, मेज का 0.9, कॉटन का 0.7 और ग्राम का होता है 0.6। उसके बाद हम देखते हैं ग्राउंड नट का 0.6, पिजन पी का 0.6 और सेब फ्लावर का था 0.4 जो कि लोवेस्ट है। सबसे कम जो IWCP रेशो किसका है? सेब फ्लावर का। और सबसे ज़्यादा है राइस का 1.2 जो कि हाईएस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ परमानेंट विल्टिंग पॉइंट इज प्रपोज्ड बाय। जो PWP है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट है, इसको प्रपोज किया था वेइमर एंड हेनरिक्सन, स्कोफील्ड, ब्रिक्स एंड सेंड्स, SPL सोरेनसन।
तो जो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट का कंसेप्ट है ये जो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट का कंसेप्ट है किसके द्वारा दिया गया था, ब्रिक्स एंड सेंड्स के द्वारा। कब दिया गया था ये, 1912 में। अवेलेबल वाटर का कंसेप्ट दिया था वेहिमर एंड हेनरिक्सन ने 1981 में, अवेलेबल वाटर। स्कोफिल्ड जो है, स्कोफिल्ड ने पीएफ वैल्यू दी थी, पीएफ वैल्यू दी थी इन्होंने 1935 में। और एसपीएल सोरेनसन ने पीएच दिया था, पीएच इन्होंने कब दिया था, 1909 में। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ब्रिक्स एंड सेंड्स, ऑप्शन नंबर 3। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट दिया था ब्रिक्स एंड सेंड्स ने 1912 में, 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सीड रेट ऑफ व्हीट बाय डिबलिंग मेथड। अगर हम व्हीट जो हमारा गेहूँ है इसको डिबलिंग मेथड के द्वारा डिबलर की सहायता से लगाते हैं तो कितनी सीड रेट रिक्वायरमेंट होती है, 100 kg, 125 kg पर हेक्टेयर, 25 to 30 kg पर हेक्टेयर, या 35 to 55 kg पर हेक्टेयर। तो हमारी जगह 100 नॉर्मल सोइंग हम करेंगे तो उसके लिए हमें चाहिएगा 100 kg पर हेक्टेयर, या टाइमली सोइंग करेंगे तो भी 100 kg पर हेक्टेयर। लेकिन हम लेट या फिर ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा करेंगे तो वो रहेगा 125 kg पर हेक्टेयर, और डिबलिंग मेथड से इसको करेंगे तो रहेगा 25 से 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी, 25 से 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फ्लोरेसेंस ऑफ ग्राउंडनट इज। ग्राउंडनट का जो इन्फ्लोरेसेंस है उसे किस नाम जाना जाता है, एरो, रेसिम, कैपिट्यूलम, हेड। तो जो हमारा ग्राउंडनट का इन्फ्लोरेसेंस है वो कौन सा है, रेसिम। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सेकेंड। इसके अलावा हमारी जो सीरियल्स क्रॉप है उनके इन्फ्लोरेसेंस हम देखते हैं तो जो शुगर केन का इन्फ्लोरेसेंस है उसे एरो के नाम से जाना जाता है, कॉटन का एक्सिलरी रेसिम इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है पल्सेस में। हमारी जो ग्राउंडनट, हमारी जो ये है पिजन पी है, हमारी रेड ग्राम है, ग्रीन ग्राम है, इनके लिए कौन सा था, एक्सिलरी रेसिम। रेसिम हमारा ग्राउंडनट, मस्टर्ड, केस्टर, सनहेम, टोबैको का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है रेसिम के नाम से जाना जाता है। साइमोस, सीसेमम, लिनसीड, जूट और पोटैटो का इन्फ्लोरेसेंस होता है। सनफ्लावर और नाइजर का इन्फ्लोरेसेंस होता है कैपिट्यूलम। सोरघम और सेफ्लावर का हेड। राइस का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है पेनिकल। व्हीट और बार्ले का होता है स्पाइक, और पर्ल मिलेट का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो होता है ईयर। तो हमें क्या पूछा था, ग्राउंड नट का, तो ग्राउंड नट का क्या है अपना, रेजिम। तो इसका राइट आंसर रहेगा रेजिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्रॉप ग्रुप इज इंडिकेटर फॉर बोरॉन डेफिशिएंसी। इनमें से वो कौन सा क्रॉप का ग्रुप है, मतलब क्रॉप का फसलों का समूह है जो ये इंडिकेट करता है हमें कि बोरॉन की डेफिशिएंसी हो गई है। सिट्रस, सनफ्लावर या सुगर बीट, लूसन, कोकोनट, गवावा, कॉलीफ्लावर, केबेज, लूसन, क्लोवर, सीरियल्स, टी। तो हमारा जो सिट्रस, सनफ्लावर और सुगर बीट है ये हमें हमारी मैग्नीज, जो हमारा एमएन है मैग्नीज, उसकी डेफिशिएंसी को इंडिकेट करते हैं। लूसन, कोकोनट और गवावा ये बोरॉन की डेफिशिएंसी को इंडिकेट करते हैं। कॉलीफ्लावर और केबेज ये मोलिब्डेनम की डेफिशिएंसी को इंडिकेट करते हैं। और लूसन, क्लोवर, सीरियल्स और टी ये सल्फर की डेफिशिएंसी को इंडिकेट करते हैं। तो हमें बोरॉन की डेफिशिएंसी पूछा है तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सेकेंड, लूसन, कोकोनट, गवावा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। इनमें से वो कौन सा पेयर है जो करेक्टली मैच नहीं करता है। ये क्या है, हमारी जो क्रॉप है उनके सोइंग टाइम का है। कॉटन जो साउदर्न इंडिया है इसकी सोइंग टाइम अगस्त सितंबर, शुगर केन जुलाई अगस्त, लेंटिल नॉर्दर्न इंडिया जुलाई अगस्त, और सोयाबीन नॉर्दर्न इंडिया जून जुलाई। तो जो कॉटन है इसे अगस्त सितंबर में ही लगाया जाता है। शुगर केन अभी हमने देखा था अड़साली जुलाई अगस्त में लगाया जाता है। सोयाबीन जो हमारे बारिश के टाइम पे जून जुलाई में लगाया था। लेकिन लेंटिल इसका गलत है, लेंटिल हमारी एक रबी क्रॉप है, ये जो हमारी है जुलाई अगस्त में नहीं लगाई जाती। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन थर्ड, लेंटिल जुलाई अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा पेयर है जो करेक्टली मैच नहीं है। पर्ल मिलेट टिप्ड 23 D2A मैच टी साइटोप्लाज्म, व्हीट RST फर्स्ट RST सेकेंड, और राइस नोरिन 10। तो पर्ल मिलेट टिप 23 सही है, मेज का भी सही है, व्हीट का भी सही है, लेकिन राइस का नोरिन 10 नहीं है। नोरिन 10 हमारा रिलेटेड है व्हीट से। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वीन ऑफ फोडर क्रॉप। किसे हम फोडर क्रॉप जो हमारी
चारे वाली फसल है उसकी रानी के नाम से जानते हैं, क्वीन के नाम से जानते हैं, सिसेमम, परसिम, ग्राउंडनट, लूसन। तो यहाँ पे हमें दो ही फोटोक्रॉप दिख रही है, एक बरसिम और एक लूसन। तो बरसिम तो हमारा क्या है, किंग ऑफ फॉरेस्ट, ये क्या है हमारा किंग, और जो लूसन है वो वही बची अकेली यहाँ पे, तो ये क्या है हमारी क्वीन ऑफ फॉरेस्ट। इसके अलावा सिसेमम भी देख लेते, तो ये हमारी क्वीन है लेकिन किसकी, ऑयल सीड की। और जो ग्राउंडनट है ये हमारा किंग है और वो भी किसका, ऑयल सीड का। तो इसका ये क्वीन और ये किंग है, लेकिन ये दोनों ऑयल सीड के हैं और ये दोनों फोडर के हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, लूसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ सरफेस सॉइल वाटर इन सेचुरेटेड सॉइल इज नोन एज। जो हमारी संतृप्त मृदा है, सेचुरेटेड सॉइल है, इसमें जो जल का डाउनवर्ड नीचे की ओर जो मूवमेंट होता है, नीचे की ओर जो गति होती है, उसे किस नाम से आता है, इनफिल्ट्रेशन, परकोलेशन, लीचिंग, सीपेज। तो हमारा जो इनफिल्ट्रेशन है, इनफिल्ट्रेशन में भी क्या होता है, जो वाटर है उसका डाउनवर्ड मूवमेंट ही होता है, लेकिन ये किस में होता है, अनसेचुरेटेड सॉइल में। जो हमारी अनसंतृप्त मृदा है उसमें होता है हमारा किसका, जो जल का प्रवाह होता है उसको बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। परकोलेशन, पानी का डाउनवर्ड मूवमेंट होता है सेचुरेटेड सॉइल में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, परकोलेशन। और जो हमारा लीचिंग है, लीचिंग में क्या होता है, इसमें भी डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, लेकिन इसमें वाटर प्लस सोल्ट, हमारे जो वाटर है उसके साथ में सोल्ट की भी क्या होता है, नीचे डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, उसको बोलते हैं लीचिंग। और सीपेज जो होता है, हमारा जो वाटर चैनल है इसमें हॉरिजॉन्टल फ्लो जो होता है, हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ वाटर इज कॉल्ड क्या, सीपेज। तो हमें क्या पूछा है, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ सरफेस सॉइल वाटर इन सेचुरेटेड सॉइल, तो उसका राइट आंसर क्या रहेगा, परकोलेशन। अगर हम पूछता अनसेचुरेटेड तो आंसर क्या रहता है, इनफिल्ट्रेशन। और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट पूछता तो सीपेज, और पानी के साथ साथ में अगर साल्ट की लीचिंग भी पूछता तो उसका आंसर रहता है लीचिंग। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सेकेंड, परकोलेशन। नेक्स्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।